बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस एंड रॉड्स लॉ। तो दो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि बेसिकली आपस में काफ़ी कोरिलेट करती हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सॉल्यूट्स इफेक्ट ऑन सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़। नॉर्मली ये चीज़ ऑब्ज़र्व की गई है कि लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर जो सॉल्यूट जिसको हम डिज़ोल्व कर रहे होते हैं, जो सॉल्वेंट की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है उनको सिग्निफिकेंटली क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस हैव फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ विच आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्राम दोज ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। सो ये जो इसका फीचर है कि सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर आके उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को क्या कर देना, चेंज कर देना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसको हम आगे आके डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे और स्पेसिफ़िकली अप्लाई करेंगे सॉल्यूट की बारे में, सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए। सो एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें इसकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, तो अक्सर आपने देखा होगा कि वाटर रेडिएटर में जो पानी यूज़ किया जाता है उसके अंदर एंटी फ्रीज़ एजेंट डाल दिया जाता है उन इलाकों के अंदर जहाँ पे या तो टेम्परेचर बहुत हाई होता है या फिर यहाँ पे कोल्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत डाउन जाता है। तो वहाँ पे एंटी फ्रीज़ एजेंट डालते हैं। तो वो एंटी फ्रीज़ एजेंट क्या करता है, विंटर के अंदर वाटर को फ्रीज़ होने से प्रिवेंट करता है और समर के अंदर जल्दी बॉयल होने से भी प्रिवेंट करता है। दूसरे लफ्ज़ों में उस एंटी फ्रीज़ एजेंट का वाटर के अंदर जाना वाटर के मेल्टिंग पॉइंट को या दूसरे लफ्ज़ों में फ्रीजिंग पॉइंट को और बॉइलिंग पॉइंट को क्या करता है, चेंज कर देता है। तो ये एप्लीकेशन है किसकी या प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है किसकी, जब लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर कोई भी सॉलिड सॉल्यूट आप ऐड करते हैं या कोई और लिक्विड सॉल्यूट ऐड करते हैं। सिमिलरली अक्सर आपने जो सर्द इलाकों में, चूँकि हमारे तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वो इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है और बर्फ़ वगैरह बर्फ़बारी काफ़ी होती है, वहाँ पे रोड्स को क्लीन करने के लिए जो स्ट्रीट्स हैं गलियों में या साइड वॉक्स हैं फुटपाथ वगैरह पे, तो जो बर्फ़ है उसके ऊपर सॉल्ट का स्प्रे किया जाता है या सॉल्ट को स्प्रेड किया जाता है ताकि जो आइस है वो जल्दी मेल्ट हो जाए। तो दूसरे लफ्ज़ों में जो मेल्टिंग पॉइंट है, जब उसके ऊपर साल्ट आप ऐड करते हैं तो वो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है इस चीज़ की कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में जो सॉल्वेंट की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अब एक एक्सपेरिमेंट से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है जिसके अंदर हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो इफ़ेक्ट है सॉल्वेंट के प्रेशर के ऊपर वो देखते हैं। अब यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर किया क्या गया है, दो बीकर लिए गए हैं। एक बीकर के अंदर हमने एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन लिया है और दूसरे बीकर के अंदर हमने प्योर वाटर लिया है और इनको कवर कर दिया गया है एक ग्लास कंटेनर के साथ, यानी कि दोनों के ऊपर से मैंने एक तरह का प्रेशर जो है वो अप्लाई कर दिया गया है। सो हुआ क्या है कि इनिशियल स्टेट पे ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है ये इनिशियल स्टेट की है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ वक्त के बाद आफ्टर सम टाइम जो बीकर जिसके अंदर प्योर वाटर था वो क्या हो गया, एम्प्टी हो गया और जो एक्वस सॉल्यूशन जिसके अंदर एसिड लिया था उसके अंदर जो उसका वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो क्या कर गया, इंक्रीज़ कर गया। अब ये ऐसा क्यों हो गया इसको हम एक्सप्लेन करते हैं अगली स्लाइड के अंदर। तो ओवरऑल रिज़ल्ट क्या निकला कि जो वाटर है वो प्योर वाटर वाले बीकर से ट्रांसफ़र हो गया इनटू अनदर बीकर जिसके अंदर हम वाटर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को क्या किया हुआ था, डिज़ोल्व किया गया हुआ था। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो ये क्यों हुआ, इसकी रीज़न क्या है। अब अगर आप सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करें कि इनके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है, सेम है, क्योंकि ये एक ही कंटेनर के अंदर है। अब वाटर प्योर है और दूसरे केस के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है।
अब प्योर वाटर की सरफेस के ऊपर सारे वाटर मालिक्यूल होंगे। दूसरे लफ्ज़ों में जो प्योर वाटर है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, वो कंसिडरेबली ग्रेटर होगा। रीज़न उसकी क्या है कि सोल्यूशन जब बन जाएगा तो सोल्यूशन के केस के अंदर जो सरफेस के ऊपर नंबर ऑफ़ वाटर मालिक्यूल्स हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि जो सोल्यूट मालिक्यूल्स हैं जिनको हम सल्फ्यूरिक एसिड के मालिक्यूल, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड एज अ सोल्यूट लिया है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के मालिक्यूल भी उस सरफेस एरिया के अंदर अपना जो शेयर है वो लेंगे। और चूँकि वो वोलाटाइल नहीं है, नॉन वोलाटाइल है, तो नतीजे के तौर पे जो पर यूनिट सरफेस एरिया जो नंबर ऑफ़ मालिक्यूल जो एस्केप हो सकते हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो नतीजे के तौर पे जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, प्योर वाटर जो है उसका ग्रेटर होगा दैन दैट ऑफ द सॉल्यूशन। तो पहली चीज़ क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ द सॉल्यूशन। अब नतीजा क्या होगा, अब प्रेशर ऑफ वेपर नीडेड टू अचीव इक्विलिब्रियम विद द प्योर सॉल्वेंट इज़ ग्रेटर दैन रिक्वायर्ड टू रीच द इक्विलिब्रियम विद द एक्वस एसिड सॉल्यूशन। अब वाटर के ऊपर अगर इक्विलिब्रियम अचीव होना है तो इसका वेपर प्रेशर कंपैरेटिवली ज़्यादा है, और जो सॉल्यूशन है उसने अगर अपना इक्विलिब्रियम अचीव करना है विद वाटर वेपर्स तो वहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो कम है। तो ये एक डिफरेंस आ गया दो के अंदर। उसके ऊपर जो अप्लाइड प्रेशर है वो क्या है, एक ही है, यानी कि हमने उनको एक ही कंटेनर पे रखा है। अब डेफिनेटली एवेपोरेशन तो होगी। सो एज द प्योर वाटर एमिट वेपर्स टू रीच द इक्विलिब्रियम, सल्फ्यूरिक एसिड solution जो है दैट इज एक्वा सोल्यूशन, इट एब्जॉर्ब वेपर्स टू ट्राई टू लोअर द वेपर प्रेशर टुवर्ड्स इट्स इक्विलिब्रियम। अब वाटर मालिक्यूल क्या करेंगे, एस्केप करेंगे ताकि लिक्विड और वेपर फेज के दरमियान क्या बन जाए, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए। क्योंकि नंबर ऑफ़ मालिक्यूल जो एस्केप कर रहे हैं वो ज़्यादा हैं कंपैरेटिव टू दी अदर बीकर, तो क्या होगा, ये जब मालिक्यूल्स उस एरिया के अंदर जाएंगे जो दोनों के ऊपर कॉमन है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे वेपर प्रेशर कम है, तो ये जो वाटर मालिक्यूल हैं ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे बाय दिस एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। तो क्योंकि वो क्या करेगा, अपना इक्विलिब्रियम उसका चूँकि वेपर प्रेशर की वैल्यू लो है तो इक्विलिब्रियम वैल्यू के ऊपर लेके जाने के लिए वो वेपर प्रेशर को लो करना चाहेगा, यानी कि अपने सरफेस के ऊपर जो वेपर्स के मालिक्यूल्स हैं उनकी अमाउंट को कम करना चाहेगा। वो कम करने के लिए वो क्या करेगा, वाटर मालिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के मालिक्यूल तो वेपर फेज के अंदर है ही नहीं। तो नतीजा क्या होगा कि इधर से वाटर के मालिक्यूल्स कॉन्टीन्यूसली क्या होते जाएंगे, एवेपोरेट होते जाएंगे, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा, और दूसरी तरफ से वो क्या होते जाएंगे, एब्जॉर्ब होते जाएंगे, और ये प्रोसेस क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन अ नेट ट्रांसफ़र ऑफ वाटर फ्रॉम द प्योर वाटर थ्रू द वेपर फेज टू द सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। तो एक साइकिल चल पड़ेगा जो कि इन एरोज़ के साथ शो किया गया है। अब ये एरोज़ के अंदर क्या है, जो वाटर मालिक्यूल्स हैं वो वेपर फेज के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो कलेक्ट होना चाहते हैं ताकि इसके ऊपर जो डायनामिक इक्विलिब्रियम वो अचीव कर सकें, लेकिन यहाँ पे चूँकि वेपर प्रेशर कम है तो नतीजा क्या होगा कि ये वाटर मालिक्यूल इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होते जाएंगे, एब्जॉर्ब होते जाएंगे। तो ये एक समझ लें कि दौड़ लग जाएगी कि वाटर मालिक्यूल यहाँ से एवेपोरेट हुए, वेपर फेज के अंदर गए, और जैसे वो सॉल्यूशन वाली बीकर की सरफेस के ऊपर पहुँचे तो सॉल्यूशन ने उनको क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। सो द सिस्टम कैन रीच एन इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ओनली व्हेन ऑल द वाटर इज़ ट्रांसफर्ड टू दिस सॉल्यूशन। और ये प्रोसेस कब तक जारी रहेगा, जब प्योर वाटर की तरफ से सारे के सारे वाटर मालिक्यूल क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, और नतीजतन क्या होगा, आपके पास ये जो हमने फाइनल डायग्राम देखी थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो नतीजा क्या होगा कि आपके पास ये जो वो बीकर जिसके अंदर वाटर था वो कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाएगा, और जो सॉल्यूशन वाला बीकर है उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो यहाँ पे अब इक्विलिब्रियम फाइनल जो है वो जो नेट इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये चीज़ जो डिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज़ अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लोअर्स द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट, कि जब आप किसी सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है,
कम हो जाता है। यानी कि प्योर वाटर एज अ सॉल्वेंट की बात करें तो प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, और अगर उस वाटर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड एज अ सल्यूट डाल देंगे तो उस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल सल्यूट लोअर्स द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट। अब ये उसकी पिक्चर के ज़रिए आपको एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पे आपके पास प्योर सॉल्वेंट है। सो यहाँ पे रीज़न पहले भी मैं बता चुका हूँ पिछले स्लाइड के अंदर कि यहाँ पे सरफेस के ऊपर जो नंबर ऑफ़ मालिक्यूल सॉल्वेंट के हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो ज़्यादा हैं। तो क्या होगा, ज़्यादा मालिक्यूल्स हैं वो वेपराइज हो जाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में ग्रेटर नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स वुड बी इन वेपर फेज, इन अदर वर्ड्स देयर वुड बी अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रेशर। लेकिन अगर आप इसी सॉल्वेंट के अंदर क्या डाल दें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दें और ये एक सोल्यूशन बन जाए, सो अब यहाँ पे जो सरफेस के ऊपर मालिक्यूल हैं उनकी तादाद क्या होगी, कम होगी। लेस नंबर ऑफ सॉल्वेंट मालिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। नतीजा क्या होगा, लेस नंबर ऑफ मालिक्यूल वेपर फेज के अंदर जाएंगे, और जितने वेपर फेज के अंदर मालिक्यूल्स कम होंगे वेपर प्रेशर उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आप इसके डायल के ऊपर, गेज के ऊपर निगाह डालें तो यहाँ पे ये 3 के ऊपर है और यहाँ पे क्या है, 2 के ऊपर है। ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है जनाब कि सोल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर कम है, जबकि प्योर सॉल्वेंट के केस में वेपर प्रेशर ज़्यादा है। FM रॉल्ड्स एक साइंटिस्ट था जिसने इसी जो चीज़ है उसको डिटेल के साथ स्टडी किया है। यानी कि उसने मुख्तलिफ सोल्यूशंस के अंदर जिनके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट था उनके वेपर प्रेशर को स्टडी किया और उनको कंपेयर किया विद प्योर सॉल्वेंट, और अपनी जो ऑब्जर्वेशंस थी उनको इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन या एक लॉ की सूरत में उसने क्या किया, प्रपोज किया। दिस लॉ स्टेट्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट। यानी कि जितना मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा उतना ही उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे इसी को मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे पी सोल्यूशन विल बी इक्वल टू काय सॉल्वेंट इनटू पी नॉट सॉल्वेंट। अब यहाँ पे पी सोल्यूशन का मतलब क्या है कि जब उस सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मौजूद है तो उस वक्त जो उसका वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, विल बी इक्वल टू एक्स सॉल्वेंट दैट इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, या इसको काय सॉल्वेंट भी कहते हैं, और पी नॉट सॉल्वेंट यानी कि वो वेपर प्रेशर जो कि प्योर सॉल्वेंट का होगा जब उसके अंदर सॉल्यूट नहीं होगा। रॉड्स लॉ जो है इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस b। लीनियर इक्वेशन के हवाले से आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे y जो है दैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, x जो है वो काय सॉल्वेंट है, m जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, और p इज इक्वल टू 0 है। अब चूँकि लीनियर इक्वेशन है तो इफ़ वी प्लॉट p सोल्यूशन वर्सेस काय सॉल्वेंट तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी और जिसकी जो स्लोप है दैट वुड बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब यहाँ पे ये इसी को ग्राफ शो किया गया कि अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक्स एक्सिस के ऊपर लें और जो सॉल्यूशन वेपर प्रेशर है वो वाई एक्सिस के ऊपर लें तो जो अल्टीमेट रिज़ल्ट है वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी और उसकी जो स्लोप कैलकुलेट करेंगे वो आपको देगी वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। अब ये लॉ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मतलब आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिसाइड करने के लिए हम इस लॉ को अप्लाई करते हैं, आगे जाके हमने इसको काफ़ी डिटेल के साथ इसकी एप्लीकेशंस पढ़नी है। अ सॉल्यूशन इन विच ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन ओबेज रॉड्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस सॉल्यूशन को हम क्या नाम दे देते हैं, आइडियल सॉल्यूशन का नाम देते हैं। एग्जांपल में बेंजीन टॉलुइन है, बेंजीन ईथर है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन है। सो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिया कि आपके पास जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़ को कैसे इफ़ेक्ट करता है, और फिर हमने स्पेसिफिकली एग्जांपल के साथ उसको देखा, रॉड्स लॉ की स्टेटमेंट देखी, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखी, और फाइनली फिर हमने आइडियल सॉल्यूशन को भी डिफ़ाइन कर लिया बाय यूजिंग रॉड्स लॉ। अप टिल नाउ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।